हाँ, तो x की वैल्यू -12 आ गई। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y बताओ कितना आ रहा है? प्लस 3/2। 3/2। 3/2। b बताओ जल्दी से। लाइन 3 और लाइन 1 का इंटरसेक्शन है, लाइन 3 में y की वैल्यू 0 रख दो, तो x क्या आ रहा है? -2। y तो 0 रहेगा ही। और लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1। तो किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा? जल्दी से मुझे सरकम सेंटर निकाल के बताओ। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है जहाँ पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। तो इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा? x इज इक्वल्स टू 0 टाइप की लाइन होगी, और बीच वाली पॉइंट क्या हो जाएगा? बीच वाला पॉइंट हो जाएगा -12, 0। तो -12, 0 से पास होने वाली एक लाइन हो जाएगी। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 0 एक लाइन हो जाएगी। देखो, y इज इक्वल्स टू 0 का परपेंडिकुलर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फिर इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, तो ये दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? या इस लाइन का बना लो, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे कि अगर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो काम हो जाएगा क्या? तीसरा भी निकालना जरूरी है? नहीं, 2 से हो जाएगा कम। दो से हो जाएगा? क्यों दो से हो जाएगा? क्योंकि तीसरा तो ऑब्वियसली वहीं पे मीट करेगा ना, वही पॉइंट सरकम सेंटर होगा। तो अगर दो के इंटरसेक्शन से पॉइंट आ जा रहा है, एक लाइन x इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी लाइन क्या आएगी जल्दी से बताओ। यहाँ का पॉइंट निकालो 1/4 कॉमा सर वो 3/4। -1,0 आपने क्या किया है वो? ये वाला हाँ, -0.5, मिड पॉइंट निकालोगे ना बेटा, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर कोई साइड दिया है, उसके दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट का पहले मिड पॉइंट निकालोगे, उसके बाद बाइसेक्ट करोगे ना। हाँ। हाँ, तो बस मिड पॉइंट निकाला है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? -2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? -1/2। सिमिलरली 0 + 0/2 वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ का मिड पॉइंट निकालो, -12 + 1/2, तो -1/2 का भी हाफ, ये कितना आ जाएगा? सॉरी, 1/2 का भी हाफ, तो 1/4 आ जाएगा। और 3/2 + 0/2, तो 3/4 हो जाएगा, राइट। अब इस लाइन से, ये जो लाइन 2 है, इससे परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, तो कैसे आएगी लाइन? परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं, किसी को आइडिया है? नहीं है? चलो ठीक है, ये चीज भी कैरी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज समझ में आ रही है ना कि यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से आपको सरकम सेंटर मिल जाएगा जहाँ पे मीट करेंगे। एक मेरे पास ये लाइन आ जाएगी, एक मेरे पास ये लाइन आ जाएगी, और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वही मेरा सरकम सेंटर वाला पॉइंट होगा, राइट। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। इक्वेशन ऑफ लाइन बताता हूँ पहले, उसके पहले। अच्छा, मान लो मेरे पास यही तीन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स थे, -12, 3/2। एक पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है -2, 0, और एक पॉइंट सी है 1, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा?
सर ऊपर वाले का आंसर क्या है? आंसर अभी नहीं निकाल पाओगे ना बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन निकालना भी नहीं बताया ना। तो परपेंडिकुलर लाइन निकालना बता दूंगा, उसके बाद निकालना, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। मीनवाइल ये क्वेश्चन करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। सर -1 है ना? आंसर -1 नहीं, हाँ नहीं नहीं ये सर, 1,0, C 1,0 वही ऊपर वाले ट्रायंगल वाले ही पॉइंट्स थे। कौन है आयुष, केकेआर फैन हो? यस सर। आज मैच है केकेआर का। हाँ सर। सिर्फ आईपीएल देखते हो या पढ़ते उड़ते भी हो? देखते हैं सर। देखते हो, जब पढ़ते नहीं हो? जब द फेवरेट का होता है तभी देखते। अच्छा, जल्दी इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? -12 3/2 -2 0 1 सर 0 9/4 है क्या? 9/4। हाँ सर 1 0। 9/4। यस। ठीक है, हो सकता है 9/4 हो, मुझे आंसर नहीं पता है। मुझे ये दिख रहा है कि 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0, और ये 0 हो जाएगा। एक जो भी आएगा वो इसकी वजह से आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -+3 और बाकी 0 हो जाएगा। तो 3/2 + 3 9/4 आ रहा है, एक हाफ भी आएगा ना। तो 3 + 3/2 कितना हो जाएगा? 9/2 into half, By तो 9/4। 9/2 इंटू हाफ, तो 9/4 आ जाएगा। सही है। अच्छा देखो, मैंने 1,0 को 2 बार क्यों यूज किया, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जरूरी नहीं है कि पॉइंट ए से ही स्टार्ट करूं, आई कैन स्टार्ट विथ एनी पॉइंट, बस मुझे साइकिल सही रखनी है। तो मैंने सी लिया पहले, उसके बाद फिर ए लिया, फिर मैंने बी लिया और वापस से लास्ट में सी लिख दिया। मेरी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो गई इससे, क्योंकि ये जीरो मेरे मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। वेर एज अगर मैं -12 3/2 2 बार रखता तो मुझे कैलकुलेशन में इस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑल्दो वो जीरो से ही करना पड़ता है, कैसे भी करना पड़ता है, बट स्टिल। तो अगर कोई पॉइंट अगर आपका 0,0 आ रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है ना, तो इट इज़ बेटर कि 0,0 को 2 बार लिखो रादर दैन कीपिंग एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता है, तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे आज की। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंक्लिनेशन? एनीवन? इंक्लिनेशन क्या होता है? किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं कि जैसे मेरी कोई लाइन है, कितना इंक्लाइंड है? सुना है ये चीज कि अ लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सर्टेन सर डिग्रीज। डिग्री पेज की मतलब कितना थीटा पे, ऐसा कुछ। फ्रॉम द ग्राउंड कितना हाँ, अपवर्ड है। कितना 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 एंगल बना रहा है मेन, हाँ मेन एक्सिस से कितना डेविएट हुआ है। मेन एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, और हम इसको किस साइड में मेजर कर रहे हैं। देखो क्लॉक जो चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर हम क्लॉक के अपोजिट चलते हैं तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन में क्या करते हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन, एंगल मेड बाय अ लाइन, एंगल मेड बाय अ लाइन with positive x-axis, with positive x-axis
positive direction of x-axis with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. Measured in anti-clockwise डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एक्स एक्सिस से देखते हैं कि कोई चीज कितना गई है तो उसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक थीटा से. इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक थीटा से. तो जो थीटा होता है वो मेरा इंक्लिनेशन होता है. तो अगर इंक्लिनेशन थीटा होता है तो स्लोप क्या होता है? tan व्हाट डू theta. tan theta. वेरी गुड. tangent of inclination of a line. स्लोप क्या होता है? tangent of inclination of a line. तो अगर किसी लाइन का थीटा मुझे इंक्लिनेशन पता है तो उसका मैं tan ले लूंगा. अच्छा, tan इज शॉर्ट फॉर्म फॉर tangent. तो tan थीटा ले लूंगा तो tan थीटा विल गिव मी स्लोप. tan थीटा जो होगा वो मुझे स्लोप देगा. और ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज बताओ कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? थीटा की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. तो कुछ टाइम के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं होना शुरू हो जाएंगी. जैसे मान लो मैं अगर π/2 जा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर हो जा रही है, राइट? अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचूंगा तो उसके बाद वाली सारी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी क्या? हाँ, क्योंकि tan पीरियोडिक फंक्शन है. tan छोड़ो, नॉर्मल इंक्लिनेशन की बात कर रहा हूँ. हाँ, रिपीट होने लगेगा. रिपीट होने लगेगा ना इंक्लिनेशन. तो वो क्या वैल्यू होगी जिसके बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई. 2 पाई. अच्छा, मान लो आप 2 पाई के लिए एक लाइन कैसे बनाओगे? 2 पाई के लिए आप बोल रहे हो कि सर मैं लाइन मतलब 2 पाई के लिए ऑलमोस्ट ऐसी बनेगी, राइट? ऑलमोस्ट नहीं सर, 2 पाई मतलब 2 पाई से मतलब 2 पाई तो 0 हॉरिजॉन्टल डिग्री. हो जाएगी. मतलब आप ये कह रहे हो कि ये भी एक लाइन पॉसिबल है सर, राइट? तो ये एंगल आप ले रहे हो पूरा. हाँ. बट ध्यान से देखो, लाइन तो क्या होती है? लाइन इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है. ठीक है, तो लाइन अगर इन्फिनिटी है तो क्या ये एंगल होगा या जो आप सोच रहे थे वो होगा? अब लाइन तो एक इनफाइनाइट सी चीज है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो ना कि एक्स एक्सिस के नीचे रहेगी. तो इंक्लिनेशन तो इतना ही होगा ना, इतना नहीं होगा ना बेटा. तो इंक्लिनेशन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? थीटा कैन गो फ्रॉम 0 will to be a- pi. 180 डिग्री तक जा सकता है. 180 डिग्री तक जा सकता है क्योंकि उसके बाद तो वही लाइन रिपीट होना शुरू हो जाएगी ना. मतलब 0 इंक्लूडिंग रहेगा, हाँ. 5 इंक्लूडिंग रहेगा, पाई एक्सक्लूडिंग रहेगा. पाई एक्सक्लूडिंग क्यों रहेगा? क्योंकि पाई पे आपको 0 डिग्री ही मिल जाएगा. इफ मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइन ऐसी है तो इसका एंगल 0 डिग्री है ना, पाई डिग्री नहीं बोलोगे ना. मतलब पाई डिग्री और 0 डिग्री सेम ही हो गई. तो चाहे पाई बोलो चाहे 0 बोलो तो 0 ऑलरेडी है मेरे पास. जब तो हम 0 ही बोलेंगे ना, पाई क्यों बोलेंगे, राइट? यस. तो ये ओपन ब्रैकेट रहेगा पाई पे. तो ये होता है मेरा इंक्लिनेशन. जो होता है मेरा वो 0 से लेकर के पाई तक जा सकता है. स्लोप का अगर मैं इंक्लिनेशन का टैंजेंट ले लेता हूँ तो थीटा होता है. अब स्लोप की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी जा सकती है. अब आप लोग सही बोल रहे थे. स्लोप की वैल्यू, स्लोप को हम लेटर m से डिनोट करते हैं. दिस कैन गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी. दिस इज ट्रू. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्लोप को हम लेटर m से डिनोट करते हैं, याद रखना. अब ये चीज आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? इसके आगे बढ़ रहा हूँ मैं. यस. Slope of a line joining 2 points. तो अगर मेरे पास कोई एक लाइन है और वो 2 पॉइंट्स मुझे पता है जिनको ज्वाइन कर रही है,
जैसे मान लो एक लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हो रही है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालोगे? y2 minus y1 upon x2 y2 minus minus x1. राइट। tan थीटा देखो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पहले हाइट अपॉन बेस, Perpendicular तो upon हाइट base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो हाइट है दैट इज y2 माइनस y1, और ये जो बेस है दैट इज x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको आता ही होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो अब देखो दो लाइंस है मेरे पास, ठीक है, इनके बीच में भी तो कुछ एंगल हो सकता है। और लेट्स से मुझे इस लाइन का स्लोप m1 पता है, इस लाइन का स्लोप m2 पता है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताओ। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू लाइंस? Difference of slopes. डिफरेंस ऑफ स्लोप्स, वेरी गुड। देखो ये जो एंगल है लेट्स से ये एक्स एक्सिस से अल्फा इंक्लाइंड है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस से बीटा इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो आपको क्या करना है, tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा निकालना है क्या? वही tan थीटा हो जाएगा। हाँ अगर मैं बीटा में से अल्फा माइनस कर दूं तो थीटा मिल रहा है ना मुझे, तो बेसिकली बीटा माइनस अल्फा ही निकालना है। थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, tan ले लिया मैंने, तो tan थीटा या tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan का? एनीवन? tan a plus tan a minus tan a tan b माइनस by 1 plus tan a into b. tan b, ये होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब क्या मैं tan अल्फा को m1 लिख सकता हूँ हाँ. और tan बीटा को m2 लिख सकता हूँ? तो यहाँ से फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पे एक मॉड लिया है मैंने, कोई बताएगा मुझे मॉड क्यों ले रहा हूँ मैं? हाँ सर, क्योंकि अगर निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव भी आ सकता है। नहीं तो tan थीटा तो नेगेटिव अलाउड है ना, स्लोप तो नेगेटिव अलाउड है, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो है, पर माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इंफिनिटी। चाहिए ना हमको। नहीं हमें मैंने कब कहा मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे तो बस स्लोप निकाला है। अगर मान लो कोई लाइन ऐसी जा रही है तो इसका स्लोप तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये लाइन। सेकंड क्वाड्रेंट में जब थीटा जाता है तो tan नेगेटिव होता है, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो चीज़ तो अलाउड है। और सोचो, व्हाई आई एम यूजिंग दिस मॉड साइन? क्योंकि बेटा जब मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस में निकाल रहा हूँ ना, जैसे मान लो ये दो लाइंस है मेरे पास, मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है, बट चांसेस आर कि एंगल बिटवीन टू लाइंस और भी तो हो सकती है ना, ये वाला एंगल भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग मॉड साइन, क्योंकि मुझे tan थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी। मुझे जब एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालूंगा ना, तो मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे, एक तो ये वाली वैल्यू मिलेगी और एक ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग मॉड, उन दोनों वैल्यूज को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे थीटा, अगर थीटा को हमने एक्यूट लिया था तो हमने वो निकाल लिया, बट थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल। और ये चीज़ तो समझ रहे हो ना कि ये जो बचा हुआ एंगल है
ये वाला एंगल, ये थीटा ही रहेगा और ये थीटा डैश ही रहेगा, हाँ वर्टिकली अपोजिट। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 एंगल आएंगे, 2 ही एंगल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज कवर करने के लिए मैंने मॉड साइन लिया है। और अगर एक एंगल थीटा है तो क्या दूसरे एंगल को मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ? कैन थीटा डैश, हाँ इसको मैं पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, राइट? सबको समझ में आ रहा है ना अभी तक? किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल गैप तो नहीं? ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ कि अगर मेरे पास अच्छा, अगर मुझे इंक्लिनेशन पूछेगा तो मैं क्या कर दूंगा? tan इनवर्स कर दूंगा। फिजिक्स में इतना तो यूज किया होगा ना? हाँ ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ। एंगल बिटवीन टू लाइंस जहाँ पे मुझे स्लोप्स दिए हुए हैं, whose slopes are 2 and 3। एक लाइन का स्लोप 2 दिया हुआ है, एक लाइन का स्लोप 3 दिया हुआ है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ। -2/7। 2/7। 3 - 2 करूंगा तो 1 आ रहा है बेटा, सीधे सीधे। tan इनवर्स 1/7। tan inverse 1/7। 3 - 2 करोगे और 1 सर + मैंने 3 3 × 2। - 1 कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे 1/7 आ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/7 या थीटा इज इक्वल्स टू इंक्लिनेशन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। ओके, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई गेस। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि अगर 2 पैरेलल लाइंस होती है ना, फॉर 2 पैरेलल लाइंस, तो स्लोप का क्या रिलेशन आता है अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं? 0। Zero. डिफरेंस नहीं बेटा, स्लोप का रिलेशन पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, दोनों के स्लोप सेम सेम होते हैं। सेम दोनों का स्लोप सेम होता है। इफ फॉर 2 पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। और फिर दोनों का अगर इंक्लिनेशन लोगे तो m1, मान लो इस लाइन का स्लोप m1 ले रहा हो, इस लाइन का स्लोप m2 ले रहा हो, तो m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। फॉर 2 पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल। और 2 परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है? एक लाइन मान लो ऐसी आ गई, एक लाइन ऐसी आ गई, इसका स्लोप I m1 है, plus एक का थीटा होगा तो दूसरे का पाई प्लस थीटा होगा। राइट। एक का अगर मान लो इस लाइन का स्लोप इस थीटा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? π/2 + थीटा। 90 डिग्री ऐड कर दोगे। तो अब अगर m1 लिख रहा हूँ, m1 को अगर मैं tan थीटा लिख रहा हूँ, तो m2 को क्या मैं लिखूंगा? tan ऑफ π/2 + थीटा। वो क्या हो जाता है? tan ऑफ π/2 + माइनस थीटा, कॉट थीटा। राइट, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। और ध्यान से देखो, अगर tan थीटा और माइनस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है? -1। -1। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप्स जो होते हैं मेरे, m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1 फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर 2 परपेंडिकुलर लाइंस दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो -1 होता है, वो -1 होता है।
ओके आगे बढ़े। Yes. थोड़ा सा एक दिमाग लगा करके क्वेश्चन करो कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, जैसे मान लो एक लाइन है, लाइन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 3,0, एक पॉइंट ए ले लिया 3,0 और मैंने एक और पॉइंट ले लिया बी 5,2 5,2। अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं ये जो ए बी लाइन थी, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट था मेरे पास, इसको ना मैं 15 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ अबाउट ए, 15 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ अबाउट पॉइंट ए। मतलब यहाँ पे होल्ड करके लाइन को, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट बी जो है वो अभी बी डैश पे पहुंच जा रहा है। पॉइंट बी इज नाउ एट बी डैश, पॉइंट बी इज नाउ एट बी डैश। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर बी डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर बी डैश। सबसे पहले तो फाइंड एम ऑफ ए बी डैश, स्लोप ऑफ ए बी डैश निकालो, और सेकेंडली फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश। मुझे बताओ कैसे सर, करोगे। स्लोप तो हाँ स्लोप क्या बेटा, स्लोप तो 60 डिग्री आएगा। स्लोप 60 डिग्री आएगा। वेरी गुड। स्लोप कैसे निकाला उसने, कोई बताओ मुझे। स्लोप तो 60 डिग्री आएगा उसने बोला, ये स्टेटमेंट उसने क्यों बोला, एनीवन। मतलब स्लोप √3 हो जाएगा, उसके कहने का मतलब है, लेकिन स्लोप √3 क्यों होगा। ए बी का स्लोप निकालेंगे तो वो 1 आ रहा है, इसका मतलब 45. थीटा हाँ. 45 है और ठीक है. 45 प्लस राइट 15 करके 60 हो रहा है। राइट। जब आप ए बी का स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे, 2 - 0 अपॉन 5 - 3, 2 - 0 अपॉन 5 - 3 बाई 2 - 5 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ का स्लोप अगर 1 आ रहा है मतलब tan बीटा 45 डिग्री होगा। मतलब अगर यहाँ का स्लोप 1 आ रहा है तो मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, थीटा विल बी 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ए बी डैश कितना हो जाएगा, थीटा डैश विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा अभी, tan 60 विच इज इक्वल्स टू √3। तो ये आंसर सही है, √3। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश कैसे निकालोगे। एक पॉइंट ए आपको पता है 3,0, आपको लेट से बी डैश निकालना है, ठीक है। और आपको पता चल चुका है कि एंगल 60 डिग्री है। तो हाउ कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, एनीवन। मेरे को कुछ हिंट मिल रहा है हाँ मेरी सर। बनाई फिगर से। हाँ सर। जल्दी से बताओ निकाल करके। अच्छा देखो यहाँ पे एक बाकी लोग करो,
जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक चीज नोटिस करो बेटा यहाँ पे, कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, दिस लेंथ विल रिमेन सेम राइट। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ निकाल सकता हूँ क्या मैं? ऐसा थोड़ी ना है कि बी को जब बी डैश पे मूव कर दोगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी, वो तो एक लाइन सेगमेंट है ना, तो वो तो लाइन लेंथ तो उसकी उतनी ही रहेगी। तो ए बी लेंथ कितनी आएगी? एनीवन? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, रूट ऑफ x2 रूट माइनस टू। x1 का 2√2 आ रही है, रूट तो ये लेंथ भी 2√2 होगी। अब देखो क्वेश्चन कितना इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिगो अप्लाई करेंगे बस। क्या ये हाइट 2√2 साइन थीटा हो जाएगी, 2√2 साइन 60? हाँ हाँ अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को x, y ले रहा हूँ तो x क्या 2√2 cos 60 हो जाएगा एंड y क्या 2√2 sin 60 हो जाएगा। एवरीवन कैन यू रिलेट, कैन यू गाइस रिलेट? इतना सब तो रिलेट कर पा रहे होगे, यस सर। हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, cos 60 और sin 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे। अच्छा अब एक और चीज बताओ, चलो ये y तो है ना जो मेरा, ठीक है, यहाँ तक सही हो, सब लोग सही हो, बट यहाँ पे कुछ गलत है क्या? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग हियर? अगर है गलत तो क्या गलत है? देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सेस बनाऊं तो y एक्सेस तो ठीक है, क्योंकि आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो, हाइट को आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, y तक पहुंच रहे हो, तो ये पूरी हाइट जो रहेगी, जितना भी इंक्रीमेंट आएगा वो पूरा y एक्सेस में इंक्रीमेंट आ जाएगा। बट x एक्सेस में क्या हम ऑलरेडी 3 यूनिट आगे हैं, 8.3 यूनिट आगे है, हाँ तो जो भी ये हाँ सर। 2√2 cos 60 आएगा, ये तो सिर्फ 3 यूनिट के और आगे ले जाएगा ना, तो क्या मुझे यहाँ 3+ भी करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। करना चाहिए ना? ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से तो ये डिस्टेंस 2√2 cos 60 है, वो सही है, बट हमें तो बताना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ना, तो कोऑर्डिनेट के लिए तो आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो दिस विल बी 2√2 cos 60 प्लस ये डिस्टेंस 3, तभी तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट को मिल पाओगे आप। एंड वाई के लिए चलो ठीक है, वाई में क्योंकि 0 दिया हुआ था तो मैं कर दिया, अगर यही पे 1 होता या 2 होता तो हम वहाँ वो भी ऐड करते इसमें। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये एक ऐसा एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो सही से। आंसर क्या हो जाएगा? cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 60 की सर वैल्यू विल बी y√6 आएगा। y√6 आएगा राइट, y√6 आ जाएगा, और ये 5 आएगा। 5 आ रहा है, 3/√2 नहीं आ रहा, नहीं, 3 + 3 √2 प्लस आएगा। 3 प्लस हाँ रूट सर, टू आएगा, 3 + √2। हाँ सर। ये बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हाँ बेटा कोई सर बोल रहा था, बोलो बेटा इतनी एनर्जी नहीं है, तभी तो ऑलरेडी लो लग रही है। आप लोग लेकिन पूरे अंधों के साथ पढ़ना, कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? तो जितना टॉपिक कवर किया देख लो एक बार, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लोप है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टैंजेंट क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बता दिया है, मॉड क्यों लगता है ध्यान रखना, और उसके बाद फिर दो पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप इक्वल होंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और उसके बाद एक ये छोटा सा क्वेश्चन है बेसिक सा, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी पड़ी हैं वो सारी मैंने समझा दी, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया है ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है?
मेरे पास एक ट्रायंगल है, 3 पॉइंट से बन रहा है, 0,0, 3,0 एंड 0,4। एक 3 पॉइंट से बनने वाला एक ट्रायंगल है मेरे पास, ए ट्रायंगल ABC, एंड आई हैव टू डिटरमाइन द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? एनीवन? सर 0,0 ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड। हाँ सर, ऑर्थो सेंटर, जीरो। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट। राइट एंगल ट्रायंगल पे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो वर्टेक्स होता है वही मेरा ऑर्थो सेंटर बन जाता है। तो सी पॉइंट ये रहा 0,4, ए पॉइंट ये रहा 0,0, बी पॉइंट 3,0। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पे देखो, अगर यहाँ पे बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो यही लाइन होगी, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो यही लाइन होगी, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तब तो वो ए से पास होते हुए जाएगी ही। तो ए जो है वही मेरा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, वर्टेक्स विल बी द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये ओरल क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को कि ऑर्थो सेंटर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उस पे होता है। ओके अब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया तो आप लोगों को मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी ब्रीफ कर सकता हूँ कि किसी कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजीली समझ जाओगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन है और ओरिजिन से पास कर रही है, और मुझे इसका इंक्लिनेशन पता है, आई नो द थीटा, ऑल्सो आई नो द डिस्टेंस कि ये पॉइंट ए जो है ना, इसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर मुझे इंक्लिनेशन पता है और मुझे ए पॉइंट का डिस्टेंस पता है ओरिजिन से, तो क्या ये इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस यही है इस पॉइंट पी का। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी आर cos थीटा एंड आर sin थीटा। तो जब किसी चीज को मैं डिस्टेंस एंड एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ ना, इफ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल, तो मैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलता हूँ, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलता हूँ। नॉर्मल एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर किसी चीज को मैं आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मुझे बस बता दे कि डिस्टेंस क्या और एंगल क्या है, तो वो मेरे लिए पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पे जब मैं इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकाल सकता हूँ, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को मैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा करके निकाल सकता हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा होता है ना, एक्स और वाई एक्सिस वाला, उसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैंने बोला कि कोई डिस्टेंस 2 यूनिट्स और एंगल 45 डिग्री पे दिया हुआ है, 5/4 पे दिया हुआ है,
तो आप सब ये जो वैल्यूज दी हैं इनको बोलते हैं पोलर फॉर्म में लिखते हैं, रिटर्न है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर इसी की आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 2 cos 45 या 2 sin 45, तो वो x और y की वैल्यू दे देगा आपको। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो x और y के फॉर्म में लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा, 2/√2 √2 दोनों हो जाएगा। तो ये जो होगा √2, √2, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। तो छोटी सी चीज है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट को डिस्टेंस या एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं r, थीटा, इसको 2, π/4 जैसे मान लिख दिया। तो आप समझ लो कि 2, π/4 का मतलब ये कि डिस्टेंस 2 है और एंगल π/4 है। ये रिप्रेजेंट करने का फॉर्म होता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसी की वैल्यू अगर आपने लिख दी r cos थीटा और sin थीटा करके, तो वो कार्टेशियन सिस्टम हो गया। ठीक है, नोट कर रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं इन सब चीजों को जानने के बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। अब यहाँ से मेरा एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है। ये सब प्री रिक्वेस्ट है स्ट्रेट लाइन के लिए, जो मुझे जानना चाहिए था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, जो आज के लेक्चर में पढ़ाया अभी तक, दैट वर द प्री रिक्वेस्ट्स। अब आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत तरह की इक्वेशंस हम देखेंगे। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स और वाई, मतलब क्या होता है कि एक जो आती है इक्वेशन, वो आती है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो एक इक्वेशन ऑफ लाइन आती है बाय ऑब्जर्वेशन। अब बाय ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2,2 और 1,1। मुझे बोल दिया कि लाइन इज पासिंग फ्रॉम 2,2 और 1,1। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2,2 और 1,1 से पास हो रही है, ऐसा बोल दिया। तो ऐसी ऑब्वियसली एक ही लाइन होगी, बहुत सारी लाइन्स तो होंगी नहीं, एक ही लाइन होगी ना ऐसी जो 2,2 और 1,1 से पास होगी। तो सॉरी, तो 2,2 और 1,1 से पास होने वाली मुझे एक लाइन बताना है। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल्स टू y है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, सबको पता चल रहा है ना ये चीज, क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम है हमेशा, 1,1 2,2। तो x इज इक्वल्स टू y टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है, तो मैं y को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। जैसे मान लो एक और इक्वेशन देखते हैं, 2,3 लिखा हुआ है, 1,4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू दिख रही है मुझे हमेशा। x और y को ऐड करोगे और हमेशा +5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो लाइन की इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन में लिख पा रहा हूँ। थोड़ा अभी पहली बार कर रहे हो, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो मुझे एक और चीज बोल दी, 2,4 है और q है 5,10। बेसिकली आपको बस रिलेशन देखना है जो दोनों में सेटिस्फाई करे, दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, लाइन की इक्वेशन क्या लग रही है, एक्स और वाई का रिलेशन देखो, जो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करे और यहाँ पे भी सेटिस्फाई करे। y equals to 2x। y इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू क्या बोल रहे थे, y/2 बोल रहे थे, वो भी सही था। ठीक है, तो इक्वेशन या तो ये लिख लो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो मुझे बाय ऑब्जर्वेशन पता चल जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो मुझे बाय ऑब्जर्वेशन पता चल जाती हैं। आप देखो, इसी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज,
अगर कोई चीज जो है ना वो मान लो एक्स एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, लेट्स से इट इज पासिंग फ्रॉम 1,0 या इट इज पासिंग फ्रॉम let's say 5,0 या इट इज पासिंग फ्रॉम -3,0। मान लो मेरे पास एक ऐसी लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन है, x equals to -3, x equals to 1 और x equals to 5. राइट। x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर मान लो कोई ऐसी लाइन होती है ना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है, तो सीधे जो x जिस x कोऑर्डिनेट से वो पास हो रही है ना, सीधे उसकी वैल्यू रख दो, वो लाइन वही होगी। क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ, x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी ना, y की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, राइट। x इज इक्वल्स टू 1 एक लाइन हो गई है। Similarly, this line is x is equals to 5 and this line is y is equals to -3. Similarly, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y is equals to कांस्टेंट की आ जाएगी, राइट। सिमिलरली कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस, मान लो ऐसी कोई लाइन आ गई, ठीक है, और मुझे पता है ये पास कर रही है लेट्स से 5 से, मतलब 0,5 से पास, 1,5 से पास कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 5 ही रहेगी। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जब भी मैं किसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख रहा हूँ, तो क्या बाय ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखा, तो क्या उस लाइन की इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0 टाइप की थी? अरे जैसे मान लो y minus 2x plus 3 is equals to 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। इसमें a की वैल्यू 1, सॉरी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 हो गई, राइट। हाँ. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इज ऑफ फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0। यहाँ पे a, b और c क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं बेटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई स्ट्रेट लाइन, कोई भी जो फॉर्म होती है वो इस टाइप से आती है, ठीक है। दिस इज अ जनरल फॉर्म। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes. मैं बहुत तेज पे Yes, तो नहीं sir. बढ़ रहा ना, No. सब कुछ ग्रास्प हो रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। आता है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ऐसी ही रहेगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट इसी इक्वेशन को हम बहुत बहुत डिफरेंट तरह के फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो डिफरेंट फॉर्म्स देखो, इसमें सबसे पहला आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पढ़ रखा है सबने? क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? Y is equals to y mx equals to c mx plus plus y is equals to mx plus c। तो यहाँ पे जो c होता है इंटरसेप्ट होता है। कौन सा इंटरसेप्ट होता है? y intercept. y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, और m जो होता है वो स्लोप होता है। अच्छा, ये वर्ड इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? y एक्सिस को कौन से y कोऑर्डिनेट पे कट करता है लाइन? राइट, y इंटरसेप्ट होता है ये। तो अगर जब मैं एक लाइन को बनाऊंगा ना,
तो ये जो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उतनी ही हाइट होगी ना ओरिजिन से, राइट। मैं मान लो नीचे आ गया तो ये सी की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर मान लो मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो इसमें y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? +3। प्लस प्लस 3। तो ये y को 3 ये वाले पॉइंट पे कट करेगा। आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस पॉइंट पे कट करेगा और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 2, मतलब tan थीटा जो हो जाएगा वो उसका इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली मान लो इसमें लिख दिया होता y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू -x-3 लाइन कैसी होती? ऐसी होती। स्लोप एक तो नेगेटिव है -1, ठीक है, और दूसरा ये कहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस पे? -3 पे। तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है लाइन की इक्वेशन पता, मतलब आपको लाइन पता चल जाती है कि कैसी हो रही है इसकी वजह से। तो y इंटरसेप्ट ये होता है। और याद रहे y के ऑपोजिट साइड में है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y इंटरसेप्ट क्या है? -3। -3। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किस साइड में क्या चीज लिख रहा हूँ। राइट साइड पे वो y इंटरसेप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो ax प्लस by प्लस c टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। यस ठीक है। अच्छा, एक ही चीज इन जनरल देख लो कि अगर m मेरे पास पॉजिटिव रहता है तो जो लाइन होती है ना वो इस टाइप से आती है, मतलब इस तरफ को बढ़ रही होती है, इस डायरेक्शन में। अगर m मेरे पास नेगेटिव आता है तो लाइन जो होती है ना वो मेरी इस डायरेक्शन में बढ़ रही होती है। और ये चीज समझ भी पा रहे हो क्योंकि एंगल जो रहता है वो ऐसा आता है, एंगल जो रहता है वो ऐसा आता है, मतलब थीटा π/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज समझ में भी आ रही है बट फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है बताओ? स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या पता होगा मुझे? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसमें x1 मतलब y1 x2 y2 मुझे बस एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है m, और मुझे बस एक पॉइंट पता है, 2 पॉइंट्स नहीं पता है, एक पॉइंट पता है। तो मान लो x1 कॉमा y1 है। तो दूसरे वाले को ओरिजिन लेते हैं क्या? जरूरी नहीं है ना कि लाइन ओरिजिन से पास हो। तुम तो स्लोप ही निकाल रहे हो ना y2 माइनस y1 करके, तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, m गिवन है मुझे, ये बोल रहा हूँ। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो किसी भी लाइन के लिए ना मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है जहां से वो पास कर जाए। देखो यहाँ पे क्या होगा, इन जनरल देखो कैसे आ रही है इक्वेशन, क्या आएगी वो तो मैं बता दूंगा। जैसे मान लो एक पॉइंट मुझे पता है x1 कॉमा y1 जहाँ से लाइन पास कर रही है, दूसरे पॉइंट को मैंने रैंडमली x कॉमा y ले लिया। मुझे स्लोप पता है क्योंकि आई नो द स्लोप इज गिवन एज m, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्लोप इज इक्वल्स टू y1 माइनस y या y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1? लिख सकता हूँ हाँ। राइट एवरीवन? y2 हाँ माइनस y1 करते हो ना, Yes. तो यहाँ पे y1 और y लिखा हुआ है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या इक्वेशन आ रही है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 आ रहा है।
और यही जो इक्वेशन होती है ना, दिस इक्वेशन, मतलब ये कहाँ से आई वो भी बता दिया मैंने कि बेसिकली एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट ले लो इस पर, स्लोप हमेशा कांस्टेंट है तो वैल्यू हमेशा यही आएगी m की। और अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो y माइनस वाई वन इंटू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन विल गिव यू is equals to m times of x minus x1 will give you slope point form। तो अगर मुझे स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो इक्वेशन हमेशा यही होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 1,2 और स्लोप है 3। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। y बोलो बोलो बोलो। y minus 2 equals to 3 into x minus 1। 3 इंटू एक्स माइनस वन। अब इसी को आगे एक्सपैंड करके लिख लो, y माइनस टू इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो y माइनस 3x। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जिस भी फॉर्म में दिया रहे आंसर लिख लेना, बट इक्वेशन हमेशा ऐसे आ जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। तो किसी भी स्लोप के लिए, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे बस दो चीजें नेसेसरी होती हैं, सिर्फ टू थिंग्स आर नेसेसरी, वन इज अ स्लोप एंड अनदर वन इज पॉइंट। स्लोप और पॉइंट बस एक नेसेसरी कंडीशन होते हैं। अगर ये दोनों चीजें मुझे पता है तो आई कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, आई कैन ऑलवेज राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ध्यान से देखो ऊपर भी कहीं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी इसी चीज का एलैबोरेशन है, क्योंकि मुझे स्लोप पता था और इंटरसेप्ट पता था। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट ही तो होता है ना जिससे लाइन पास हो रही है। Yes. 0,c तो है ना, वो x एक्सिस 0 हो जाएगा, y एक्सिस c है, y कोऑर्डिनेट c है, तो वो भी स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y माइनस सी इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। वही चीज लिखा हुआ है, उसका थोड़ा फैंसी वर्जन है, y इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया, तो सेम ही चीज होती है। अगेन मुझे एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो द ओनली नेसेसरी कंडीशन टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज स्लोप एंड अ पॉइंट। अब वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया रहे या 2 पॉइंट फॉर्म में दिया रहे, कैसे भी दिया रहे, सिर्फ यही नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, मतलब एक और फॉर्म पढ़ लो, करेंगे वही सेम चीज। थर्ड फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पे मुझे ना दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पी पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1 और एक q पॉइंट दिया हुआ है x2 कॉमा y2। अब देखो इसमें भी आप क्या करोगे, एनीवन, इसमें क्या करोगे, y2 minus y1 equals to m times x2 minus x1। m कैसे निकालेंगे, नहीं y2 माइनस वाई वन नहीं करोगे बेटा, y2 माइनस वाई वन कर लोगे तो सारे पॉइंट्स ही माइनस कर रहे हो ना, फिर तो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ना। जैसे मान लो 1,2 बोल दिया या 3,4 कर दिया, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 करोगे तो ये तो बस आपको स्लोप देगा ना। इक्वेशन के लिए तो एक x और y चाहिए ना आपको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लोप डिटरमाइन कर लेंगे, जब बोल रहे हो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से। और अगर मुझे एक बार स्लोप मिल गया, फिर मैं दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर लूँ, क्या मुझे इक्वेशन सेम आएगी। तो या आप उसके बाद एक बार आपको स्लोप मिल गया, फिर आप कोई भी पॉइंट यूज करके इक्वेशन लिख लो, कोई भी पॉइंट यूज करके लिखोगे। जैसे मान लो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन देगी। y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स टू, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन देगी। तो सेम ही इक्वेशन मिलेगी आपको। इस चीज को भी प्रूव भी कर लेते हैं, बस बाय लॉजिक सोचो कि क्यों सेम चीज, क्योंकि क्यों मुझे सेम ही लाइन मिलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए देखो वापस से मैंने वही पॉइंट वाला फॉर्म यूज किया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया है, दिख रहा है सबको। कोई भी पॉइंट लेकर के लाइन लिख लो, लेकिन एक पॉइंट चाहिए। तो अगेन अगर आपको 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट से आपको एडवांटेज क्या होता है कि स्लोप डायरेक्टली नहीं दे करके इनडायरेक्ट वे में लिखा है, कुछ और डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे 2 पॉइंट देने का ये सिग्निफिकेंस है कि स्लोप आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, लेकिन स्लोप आपको पता है। तो स्लोप निकाला और वापस से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, वही चीज की है। अब कोई मुझे बताओ कि y इज इट सो कि इक्वेशन दोनों पॉइंट्स को रखने पे सेम ही आ रही है? एनीवन? क्योंकि पॉइंट P और Q दोनों एक ही लाइन पे लाइक करते हैं, तो कौन सा भी ले ले इक्वेशन सेम ही आना चाहिए। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेम ही आना चाहिए। सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। देखो यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट P और Q आया, ये लाइन है, ठीक है, तो अगर मैंने स्लोप निकाल लिया तो बेसिकली ये जो लाइन थी जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, इसी लाइन की स्लोप निकली है मुझे, इसी लाइन की स्लोप निकली है मुझे, क्योंकि P और Q से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है। तो अगर मुझे स्लोप पता चल गया है तो मैं कोई सा भी पॉइंट यूज कर लूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि तो लाइन तो सेम ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो एक ही लाइन है। एक क्वेश्चन कर लो, समझ जाओगे। जैसे मान लो, लेकिन ये मत करना कि Q का Y ले लिया और इसका X ले लिया। जो भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना वो एक ही उसका करना, और या तो पॉइंट P के ही सारे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, तो पॉइंट Q के ही करना, उल्टा सीधा मत करने लगना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि लाइन है 2, -1 और 3, 5 से पास करती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्लोप क्या है? 6. स्लोप 6 आ गया, तो फिर y इक्वेशन क्या हो माइनस जाएगी? 6x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। अच्छा, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो y+1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x-2। यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, y+1 इज इक्वल टू 6x-12, राइट। तो y माइनस 6x प्लस 13. हाँ सर, 13 प्लस इज 13 इक्वल टू आना 0, हाँ चाहिए. सॉरी 13 हाँ. आ रहा है 13। ठीक है। यहाँ से ये आ गया, दूसरे वाले से भी देख लेते हैं। तो y -5 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x-3। तो y -5 इज इक्वल टू 6x-30, सॉरी -18। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, y -6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो कोई सा भी पॉइंट यूज करो, इक्वेशन सेम ही आएगी, ठीक है। स्लोप देख लो कैसे निकाला है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। तो फॉर्म सबको समझ में आ गया, 2 Yes, पॉइंट sir. फॉर्म में। और देखो क्या चीज कर रहे हैं कि मुझे बस वही, अभी भी वही सेम चीज रिक्वायर्ड है, एक स्लोप और एक Fine. इक्वेशन पास करो। अब देखो इसी में और क्या क्या वेराइटीज बन सकती हैं। जैसे मुझे मान लो बोल दिया कि y प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0 से पैरेलल एक लाइन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to this and passes through 5,4 5,4। तो ये क्या इनडायरेक्ट वे हो गया सेम पैरामीटर्स बताने का, Yes. एवरीवन? राइट, हो गया ना।
क्या कर रहा हूँ अभी भी, मुझे क्या बोल रहा है, पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब है कि यहाँ से मुझे स्लोप पता चल जाएगा क्या, और एक पॉइंट ऑलरेडी पता है मुझे जहाँ से लाइन पास कर रही है। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत इजीली लिख सकता हूँ? Yes. पॉइंट पता चल जा रहा है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड, या आप इस तरह से सोचो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के लिए ना कुछ एडिशनल चीज दिया है, मतलब कुछ घुमाया है, बट करना वही सेम चीज है। आपको निकालना है स्लोप है, और एक पॉइंट निकालना है, फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन अप्लाई करना है। तो आंसर बताओ यहाँ पे बेटा। Y plus 3x minus 19 is equal to 0. हाँ सर। y प्लस सॉरी। 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यही सब लोग मैच कर लो एक बार, सही आ रहा है ऐसे। 5 12 19 12 प्लस 5 17 नहीं आ रहा क्या? ऐसे सर 90 नहीं आ रहा है। 19 आ रहा है। यहाँ से स्लोप तो सही आ गया, -3। एक मिनट, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, Y minus 4. हाँ सर, अच्छा y ठीक है कोऑर्डिनेट। ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए मैं गड़बड़ा रहा था। ठीक है, 19 आ रहा है, ठीक है। हाँ। ये है। अब अगर यही सेम चीज मुझे बोल दिया कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बोलता तो सेम ही क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पासिंग थ्रू 5,4, तो क्या हो जाता? सेम ही पॉइंट से पास 3y कर, minus x minus 7 equals to 0. चेक करो सब लोग। हाँ सर, यही है। 3y माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे ये सब। यहाँ से स्लोप आपका आ जाएगा -1, जिस रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप 1/3 आ जाएगा। 5,4 से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप -3 है, तो परपेंडिकुलर लाइन वाली लाइन का स्लोप 1/3 आ जाएगा, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 होता है अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो m1 इंटू m2 -1 यूज करो। अगर एक स्लोप -3 गिवन है, m2 क्या आ जाएगा? m2 विल बी इक्वल टू 1/3, 1/3 वो पता चल गया। फिर ये पॉइंट पता है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। ये कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया कि कैसे मुझे स्लोप और पॉइंट रहेगा तो मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरे पास मान लो एक पॉइंट है ए 2,3, एक पॉइंट है बी 6,-5। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा।
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले तो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट चाहिए, तो मिडिल पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। और इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको स्लोप निकल जाएगा, आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा, तो आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो ना, जो हम लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। हाँ या ना? हाँ, तो जल्दी से निकाल के बताओ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एवरीवन। बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट हो गया और उससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए आपको, इससे इस पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन चाहिए आपको। तो पॉइंट आपको पता है, इसका स्लोप निकालोगे तो इस लाइन का भी स्लोप निकल जाएगा, m1 into m2 इज इक्वल टू -1 करके, तो आपको m2 मिल जाएगा। और इस लाइन के स्लोप को m1, इस लाइन के स्लोप को m2 बोल दिया। तो स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो जल्दी से, बताओ। 2y minus x minus 10 equals to 0 आया। 2y minus x minus 10 Minus 10. is equals to 0। जरूरी नहीं है कि हर चीज को लेफ्ट हैंड साइड ही लाओ, मतलब ऐसे भी छोड़ सकते हो, अलग अलग फॉर्म में सब चलता है, जैसा भी ऑप्शन हो। चेक करो, वेरीफाई करो सही बोला है उसने कि नहीं। आ गया, यही आ रहा है। सर मिड बी पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट क्या आ रहा है बताओ, आप बताओ। नहीं, बी पॉइंट क्या है मतलब? -6,5। अच्छा 6,-5 लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, 6,-5 ही लो। तो मेरा उससे अलग आया। हाँ सेम, हाँ तो यहाँ मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 4, -1। 4, -1 आ रहा है मिड पॉइंट। इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, m1 कितना है? -2। -2। -2 कैसे है? 5 -5 -3 -8, हाँ -2 आ रहा है। तो m2 कितना हो जाएगा? 2। 1/2। 1/2। m1 इंटू m2 करोगे ना बेटा, -1 के इक्वल हाँ। करोगे ना, तो हाफ आएगा। उसके बाद स्लोप पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + 1 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ x - 4, y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x - x1। तो यहाँ से आ जाएगा 2y + 2 इज इक्वल्स टू x - 4। क्या आ जाएगा, 2y - x + 6 इज इक्वल्स टू 0। +6। हाँ यही आया। आपने क्या बेटा -6,5 लेकर के निकाल दिया था? हाँ 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 -6,5 निकल। कोई नहीं, मतलब वही सेम ही चीज है, निकाल मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? यस। अब जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था क्लास में, अब देखो मैंने कहा था ना अभी थोड़े टाइम बाद कर लोगे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये तीनों क्वेश्चंस में फिर से लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल का सर्कमसेंटर निकाल के बताओ क्या आएगा। तो मेरे पास एक लाइन है y = 0, एक और लाइन है x + y - 1 इज इक्वल्स टू 0,
और एक और लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस लाइन इस ट्राइंगल का जो इन तीनों से बनेगा ट्राइंगल, इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से, उसके सर्कम सेंटर की क्या वैल्यू होगी बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सर्कम सेंटर? y is equals to 0, x plus y minus 1 is equals to 0, और x minus y is plus 2 is equals to 0. Find the circumcenter of the triangle formed. बाप रे, बस 40 पार्टिसिपेंट्स बचे, बाकी लोग कहाँ गए? 14 में तो एक मैं ही हूँ। सर आयुष का मैसेज आया था, उसका वाईफाई कनेक्शन लो है इसलिए चला गया वो। अच्छा, मुक्तई, उमेश, दीपक, जयदीप, निशिगंधा, PP014, राज, तन्मय, तन्वी, वेदांत, अनन्या। तीन लाइन्स है मेरे पास। इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने शायद निकाल ही लिया था, अगर नोट किया था तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से निकाल लो। और लाइन 2 क्या थी? x प्लस वाई माइनस 1, सेक लाइन थी। लाइन 3 x माइनस वाई प्लस 2, ऐसी लाइन। दिस इज लाइन 3, लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 1। तो जल्दी से वैल्यूज निकालो ट्राइंगल की। L1 और L2 का इंटरसेक्शन करोगे तो y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ रहा है? 1,0। L1 और L3 का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा? -2,0। और इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा? -1/2, 3/2। तो ये था। अब जल्दी से किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लो, और किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर हो जाएगी तो आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को लिख के सिंपलीफाई कर लो। देखो यहाँ पे क्या y कांस्टेंट सेम आ रहा है? एवरीवन, y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है इसमें, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ तो अगर y कोऑर्डिनेट सबका सेम आ रहा है तो लाइन y इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो y इज इक्वल्स टू 0 में तो ये क्या कहते हैं, क्या ये लाइन x एक्सिस होगी मेरी? x एक्सिस Yes. पे y की वैल्यू सबकी सेम आती है ना। बनाया मैंने थोड़ा उल्टा दिया है बट समझ लो। और उससे परपेंडिकुलर लाइन क्या y एक्सिस होनी चाहिए? ये पासिंग फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, तो y एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मतलब y एक्सिस के पर पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए, पासिंग फ्रॉम -0.5, 0, राइट।
तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ हो जाएगी इस गिवन लाइन की इक्वेशन। बोलो। हाँ सर। हाँ घुमाने का, रोटेट करने का ऑप्शन नहीं है, बस रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन की इक्वेशन में निकालो, ये वाली इक्वेशन में निकालो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, सर्कम सेंटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको क्या कर रहे हैं? ये 2-4 स्टूडेंट जो रिप्लाई कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी। सर बीच में सर्कम लाइट सेंटर आ जा रही है तो कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा, हो रहा है। कोई नहीं प्रथमेश, कोई दिक्कत नहीं प्रथमेश, कुछ मिस होगा तो फिर मुझे बता देना। ओके सर। सर आप भी वाला बता दो, क्या बोला आपने 1-2 मिनट में। बस यही पूछ रहा हूँ कि इक्वेशन यहाँ समझ में आ रहा है ना सबको कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर होता है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लोगे ना, यही से पूछ रहा था। ओके सर। क्या आ रहा है सर्कम सेंटर, बहुत टाइम लगा रहा है बेटा, ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है? सर दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 2 आया। स्लोप 1 आ रहा है पॉजिटिव, हाँ सही है। y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 आया और एक लाइन मेरी x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, एक लाइन टू माइनस हाफ, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही सर्कम सेंटर हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो x की वैल्यू माइनस हाफ रख दो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2। माइनस हाफ सर्कम सेंटर ये वाला पॉइंट ही आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? बेटे ये कुछ तो गड़बड़ किया है आपने यहाँ पे पॉइंट बताओ क्या आ रहा है, -2,0 और -1/2, क्या आएगा ये पॉइंट, मिड पॉइंट? x वाला -5/4 आया। -5/4, y वाला 3/4। x वाला हाँ -5/4, y वाला 3/4, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या है, ये L3 लाइन का स्लोप क्या है? L3 लाइन का स्लोप तो यहीं से पता चल रहा है ना, y की वैल्यू 1 आ रही है, L3 लाइन की स्लोप 1 आ रही है, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर टू L3 लाइन का स्लोप -1 होगा। ओके सर, उसको मैंने 1 ले लिया था, उसकी वजह से इक्वेशन गलत है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y -3/4 इज इक्वल्स टू -x माइनस x प्लस 5/4, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4y -3 इज इक्वल्स टू -4x -5, तो यहाँ से आ जाएगा 4y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या 2y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाली लाइन की। अब दोनों को सिंपलीफाई करो, x की वैल्यू -हाफ, तो y क्या आ रहा है, y -3/2 आया इस बार।
x की वैल्यू -½ रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 0 हाँ, -½ 0 आ रहा है। हाँ ठीक सर। है, -½ 0 आ रहा हाँ सर, आ गया वो है। कैलकुलेशन मिस्टेक। -½ 0 आ रहा है, यही सरकम सेंटर है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इतना दिमाग लगा लिया हम लोगों ने, इतनी से देखते तो ये लाइन और ये लाइन क्या एक दूसरे से 45 डिग्री पे है, y = 0, और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्या? इन दोनों का स्लोप -1 आ रहा है, देखो प्रोडक्ट L2 और L3 एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? देखो कैसे निकाल रहा हूँ, y = mx + c फॉर्म में देखो इसको, तो यहाँ का स्लोप -1 आ रहा है, L2 लाइन का स्लोप -1 आ रहा है, L3 लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। एक लाइन का स्लोप -1 है, एक लाइन का स्लोप +1 है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, प्रोडक्ट -1 आ रहा है दोनों का। हाँ। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या सरकम सेंटर ऑपोजिट वाले, मतलब हाइपोटेन्यूज वाले साइड का मिड पॉइंट होता है? फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल क्या सरकम सेंटर ऑपोजिट वाले साइड हाँ का मिड पॉइंट होता है? बता रखा है ना मैंने ये चीज। हाँ सर। हाँ सर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता। ठीक है, तो यही चीज है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आता नहीं है आप लोगों को, बस थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे तो टाइम एफिशिएंसी बचती है, टाइम एफिशिएंसी बचती है। देख लो कहीं कोई लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा, मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बन गई तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो उसको ऑपोजिट वाली साइड रहेगी, उस पर बस मुझे क्या करना पड़ेगा, बस एक सिंपल सा मिड पॉइंट निकालना है उसका, सरकम सेंटर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस। थोड़ा स्मार्टली वर्क करना सब, नॉर्मली मेथड से तो सब कोई निकालेगा ही ना, कैसे डिफरेंट आओगे, कैसे तेज बनोगे? 0। ओके, इसके बाद और क्या बताऊं इन लोगों को, यहाँ तक तो सबको आ गया। सरकम सेंटर निकालना बता दिया, इन सेंटर कैसे निकालोगे इसी ट्रायंगल का, बताओ जल्दी से। ये छोड़ो, सेंट्रोइड कैसे निकालोगे बताओ। जैसे और ये क्या था, इसका सरकम सेंटर का निकाला था, वैसे ही मेडियंस के लिए अपना निकाल लेंगे मिड पॉइंट। तो दो मीडियन मिड क्या होता है पॉइंट्स बेटा? निकाल, जो मिड एक पॉइंट पता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जाता है। राइट, आपको वर्टेक्स पता है, आपको ये मिड पॉइंट पता है क्योंकि आपने निकाल रखा है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, ये मीडियन मिल जाएगा आपको, राइट। सिमिलरली आपको ये वर्टेक्स पता है, ये मिड पॉइंट पता है, आप 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, ये भी मीडियन मिल जाएगा, और जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड भी निकाल के बता ही दो क्या आ रहा है।
मीडियन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक भी इक्वेशन नहीं आई? ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ये वाले की इक्वेशन लिखोगे तो स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा 3/2 माइनस 0 बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1/2 माइनस x1/2। तो ये देखो क्या कहते हैं, -1/2 प्लस 1/2, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है स्लोप। स्लोप नॉट डिफाइंड आने का मतलब क्या हो जाता है, बताओ कोई? tan थीटा अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसका क्या परपेंडिकुलर मतलब? राइट, tan थीटा इफ नॉट डिफाइंड आ रहा है तो tan थीटा नॉट डिफाइंड आने का मतलब है कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड, व्हिच मींस थीटा जो है वो मेरा 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री है तो आपको पता है ना इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन तो मैंने ऑलरेडी लिख ही दी थी। यहाँ से क्या आ जाएगी लाइन की इक्वेशन? अगर थीटा 90 डिग्री है बेटा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ना, ये तो बता ही चुका हूँ ना अभी। x की वैल्यू सेम रहेगी। अगर कोई चीज़ 90 डिग्री है, मैंने बोला था ना कि x की वैल्यू जो रहेगी जिस भी पॉइंट से पास करेगा x से, वही उसकी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो एक लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ है, ये आपको पहले ही पता है। दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ सेकेंड मीडियन y2 माइनस y1 3/4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 5/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -9/4, राइट। और -9/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। स्लोप पता चल गया, 1,0 से पास करवा दो। तो 1,0 से पास करवा दो क्या आ जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 1। लाइन की इक्वेशन आ गई। 3y इज इक्वल्स टू 3y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा? माइनस हाफ कॉमा सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा? माइनस हाफ रखोगे, राइट साइड ले जाओगे, 3/2 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 3/2, तो y इज इक्वल्स टू हाफ। ये आ गया सेंट्रॉइड? हाँ समझ में आया सबको क्या किया है मैंने? सर, हाँ, ये हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने कहाँ बताया है? सर बताया ना x1 प्लस बताया x2 प्लस x3/3। सर मैंने तो अच्छा, उससे ही निकाला था, मेरे तो हाँ उससे ही राइट, आ गया। हाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी तो बता रखा है। हाँ सर, 1/2 और वहाँ -1/2 तो आ गई थी वैल्यू, तो ये इससे सन में, निकालने की जरूरत है। आया। अच्छा यही आया ना फाइनली आंसर? हाँ हाँ यही आया। हाँ, नहीं इससे नहीं निकालना था, उसी से निकालना था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। सॉरी, मैं बताने वही वाला था, बट तन्मय ने शायद बोला ना कि सर मीडियन निकाल लेंगे, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि हाँ वो सही तो बोल रहा है, और वहीं से बताने लग गया फिर मैं। ओके सर। अच्छा एक मिनट देना, हेलो। हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया x1 प्लस x2 x प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करो, ज्यादा इजी फॉर्मूला है, हाँ उसी से निकलेगा डायरेक्टली। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। फेस भी किया होगा आप लोगों ने सीबीएसई में।
या जिस भी स्टेट बोर्ड में हो पढ़ा है कि मान लो मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट दिया है 1,2 और लाइन की इक्वेशन ले लो, कुछ भी ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इससे ये लाइन ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट का इमेज देखना है, यहाँ पे p डैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाउ कैन आई फाइंड द इमेज? हाउ कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश? h और k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सोचो। सर ये इक्वेशन कौन से लाइन की है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। कोई एक मिरर है रखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक मिरर में उस पॉइंट की इमेज देख रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मिरर में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो वो p डैश पे देख रहा है मुझे, तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये बताओ। एनीवन? सर जो पॉइंट है हम्म, वो और उसका रिफ्लेक्शन एक ही लाइन पे होगा, तो हमें अगर उस पॉइंट का इक्वेशन मिल गया तो निकाल ही लेंगे ये वाला पॉइंट। और वो इक्वेशन जो होगा वो जो मिरर का जो इक्वेशन है उससे परपेंडिकुलर है। सो स्लोप के जो फार्मूला है तो ये m1 बोल into रहे हो m2 कि इक्वल्स टू। इक्वेशन ऑफ p डैश निकाल देंगे, राइट? इक्वेशन ऑफ p डैश निकाल देंगे, हाँ सही हाँ बोल हाँ रहे हो? इक्वेशन ऑफ p डैश निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों मिरर जो होगा उससे परपेंडिकुलर होती है, कोई भी इमेज हमेशा, कोई भी पॉइंट हमेशा, मतलब जो भी इमेज होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इमेज वाली लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन, तो मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन ऑफ p डैश निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ p डैश निकल जाने के बाद p डैश कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन ऑफ p डैश तक सबको समझा ना? इक्वेशन ऑफ p डैश क्यों निकालने हैं? सर आप फिर से बताओगे? देखो, जब भी आप किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखते हो ना किसी मिरर में, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे दिख रहा होता है आपको। तो आपकी इमेज सीधी ही दिखती है ना हमेशा, हाँ। तो वो हमेशा 90 डिग्री पे दिख रहा होता है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो मुझे बेसिकली ये जो मिरर था इसका स्लोप पता है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। एंड एक बार स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ p डैश पता चल जाएगा। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? इस इक्वेशन ऑफ p डैश को हम कैसे यूज करके p डैश पॉइंट निकाल सकते हैं? क्वेश्चन ये रहा। सर वो स्लोप और 2 पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन होता था ना वो यूज करके, क्योंकि उसमें भी अगर एक लाइन में 2 पॉइंट्स लाई करते तो एक पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स यूज करके लिखते इक्वेशन, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से भी सेम ही आना चाहिए। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ p डैश निकाल देता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो p हाँ डैश का स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। तो इक्वेशन हो जाएगी y - 2 इज इक्वल्स टू x - 1, या y - x -1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब क्या बोल रहे हो, p डैश में क्या करेंगे?
इसमें बोल जो देते ना 2 बेटा। और 1 हमने डाले ना, हाँ 1 और शायद 2 से। उससे कुछ मैं रिजल्ट बोल नहीं रहा था आएगा। वो 1 और 2, हाँ 1 और 2 जो बोल रहा था उसके जगह मैं एच और एक्स, सॉरी एच और के डाल तो देता। फिर तो वो तो एच और के में एक और एक इक्वेशन ही आ जाएगी ना, वो तो सही है ही ना, मतलब वो हाँ तो हाँ गलत, गलत हो, वो तो वही चीज है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, कैन आई डिटरमाइन दिस पॉइंट एम। हाँ इक्वेशन पीपी डैश पता है, मिरर की इक्वेशन पता है, दोनों को सिंपलीफाई करो एम मिल जाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस और इमेज वाला डिस्टेंस बराबर रहेगा, हाँ हाँ इक्वल होगा। इक्वल होगा? यस तो देखो मैं पॉइंट एम निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ पीपी डैश इक्वेशन ऑफ मिरर से मुझे पॉइंट एम मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बताओ एम के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? माइनस हाफ कॉमा हाफ। हाफ माइनस हाफ कॉमा हाफ आ हाफ रहा है। ठीक है, अब आगे पी डैश कैसे निकालेंगे, अब आगे का स्टेप बताओ। एम पॉइंट तो मैंने निकलवा दिया, मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार फॉर्म। मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि h और k और 1,2 इसका मिड पॉइंट होगा, डिस्टेंस बराबर है, तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालूंगा। तो h प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ से h निकल जाएगा। सिमिलरली k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। h और k की वैल्यू बताओ जल्दी से। एच -2 हो गया हाँ सर, ये के प्लस क्या लिखा है आपने? 2, ओके, तो के -3 हो गया। k माइनस 3 हो गया। सबको पता चल गया है ना कैसे कर रहे हैं? सॉरी -1 हो गया, के -1। -1 माइनस माइनस वन। सबको समझ में आया ना क्या क्या किया है मैंने? देखो मेरे पास ये इक्वेशन थी, मिरर की इक्वेशन थी, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने सबसे बेसिक चीज क्या अप्लाई की कि ये पीपी डैश पी डैश को इमेज मान लिया, तो पीपी डैश जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा मेरे उसके लाइन के, तो वो ले लिया मैंने। उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ पीपी डैश निकाल दी मैंने, वहां से मुझे ये एम पॉइंट मिल गया। और फिर सेकेंड थिंग कि एम जो होगा वो मिड पॉइंट आर्क करेगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके एच और के निकाल दिया। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सा दिमाग लगता है इसमें, लेकिन अच्छा मजा आता है ये सब करने में। तो असाइनमेंट्स मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे पॉज करते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे ही आगे बढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे और भी सारी चीजें कवर करेंगे। आज वाले लेक्चर में आई होप सबको समझ में आया होगा क्या यस किया है मैंने। ठीक है, तो किसी को कुछ और प्रॉब्लम होगी, कोई और डाउट होगा तो मेरा नंबर सबके पास है ही, जिसके पास नहीं है नोट कर लो, 9015056210। यू कैन टेक्स्ट मी और कॉल मी। कॉल थोड़ा प्रेफर मत करना, टेक्स्ट कर देना। कॉल का ऐसा रहता है कि अगर मैं क्लास में रहता हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, मिस हो जाती हैं कॉल्स। तो एक बार व्हाट्सएप ड्रॉप कर दोगे किसी भी डाउट के साथ, तो फिर अकॉर्डिंगली जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा आई विल बी प्रोवाइडिंग द रिजोल्यूशन फॉर दैट। चलो ठीक है, कोई और सेशन है अभी? नो सर नो सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर Bye, sir. बाय सर बाय सर। बाय बाय बाय। थैंक यू